तो कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी बेटा पेन पेपर लेकर बैठो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन गिवन है कि 3 पर्सन है, 3 पर्सन्स वर्क इंडिपेंडेंटली, बोल दिया कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ऑन अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, और इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल सॉल्व इट आर, क्या क्या दी हुई है, 1/3 दे रखी है, एक की 1/4 दे रखी है, 1/5 रिस्पेक्टिवली। देन आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट नन कैन सॉल्व इट। आपको बताना है कि उनमें से कोई भी सॉल्व ना कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थ्री पर्सन है जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मतलब उनकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है। और हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स में पढ़ा था फॉर्मूला कि ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या हो जाता है, पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी हो जाता है, राइट। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है तो इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ए की, बी की, लेट्स से सी की, 1/3, 1/4 एंड 1/5। और आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट नन कैन सॉल्व इट, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। 59/60। कितना आ रहा बेटा? 59/60। 9/60, 16 या 60? 60। 60। चेक करते हैं और किसी का भी। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं नन, कोई भी सॉल्व ना कर पाए, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, ए भी सॉल्व ना कर पाए, बी भी सॉल्व ना कर पाए, सी भी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी, राइट। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी मतलब इंटरसेक्शन, है ना, ये बात क्लियर है। और हमने डिस्कस किया था कि अगर ए और बी लाइक से दो इवेंट है जो इंडिपेंडेंट है, तो उनकी नॉट वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी नहीं होने की वो भी इंडिपेंडेंट होगी। तो 3 है तो तीनों के नॉट भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो मतलब ऐसे लिख सकता हूं इसे, यस सर। क्या आएगा, 1 - 1/3, 1 - 1/4 एंड 1 - 1/5। क्या आ रहा है आंसर, ये आएगा 2/3, ये आएगा 3/4 और ये आएगा 4/5। 3 कट गया, 4 कट गया, 2/5 आएगा भाई। आप 9 समथिंग बोल रहे हो, 9 तो नहीं आ रहा भाई, 2/5 आएगा, ये आ रहा है। किसी का आया था 2/5? 3 नहीं, 2/5 आ रहा है बेटा, यस सर। 2/5। ठीक है, क्लियर बेटा सभी को? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लेट्स से द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग, ध्यान से पढ़ना फिर दोबारा, हिटिंग अ टारगेट बाय 3 पर्सन ए बी एंड सी। लेट्स से 3 पर्सन है और उनकी हिटिंग करने की टारगेट को, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2, 1/3, 1/4 रिस्पेक्टिवली। फिर आगे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट one and only one of them will hit the target when they shoot simultaneously। उसने कह दिया कि अगर सारे के सारे तीनों पर्सन हिट करते हैं टारगेट एक साथ, और इंडिविजुअली हिट करने की टारगेट दी हुई 1/2, प्रोबेबिलिटी दी हुई 1/2, 1/3, 1/4, और क्वेश्चन में पूछा प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि ओनली वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, सिर्फ एक ही जना हिट कर पाए एग्जैक्टली। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? इनका क्या लिखूं, मतलब सिंपल में अगर लिखना पड़े मुझे, कैसे लिखूंगा इसको मैं, पी इस ए बात को, यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, ये निकालना है। गड़बड़ है। इसका तो मतलब ये हो गया जो आप बोल रहे हो, इसका मतलब तो ये हो गया एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट। ये तो ये इसका मतलब तो ये हुआ
लेकिन जो पूछ रहा है वो ये तो है ना, उसमें तो वो कह रहा है एटलीस्ट वन का तो मतलब होता है कि कोई एक भी हिट कर दे, कोई दो भी हिट कर दे तो भी चल जाएगा, 3 हिट करेंगे तो भी चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा ओनली 1 एंड 1, मतलब कोई एक ही करे बाकी 2 ना करे, इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो जो आप बोल रहे हो यूनियन, वो तो गड़बड़ हो गया, वो नहीं है। मैंने बोला था ना मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। वो कह रहा है कि ओनली एक ही करे। जैसे मान लो 3 पर्सन है एबीसी, तो अगर एग्जैक्टली एक, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली एक ही हिट करे कोई। मतलब अगर मैं तुम्हारे को वेन डायग्राम देख के समझाऊं ऐसे। सर, हाँ बेटा बोलो। probability of A union B union C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C or minus probability of C intersection A. आप बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस Probability of ये A intersection B. ये बोल रहे हो ना। Yes, sir. इस बात को भी देख लेते हैं कि जो आप बोल रहे हो ठीक है नहीं। अच्छा देखो, मैंने वेन डायग्राम में जो शेड करा, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हमें यही निकालना है ना कि या तो ए ओनली ए, या तो ओनली बी, या ओनली सी, राइट? यही निकालना है ना, ठीक है। अच्छा अगर मैं यूनियन में से जो आपने माइनस करवाया, मुझे एक चीज बताना, यूनियन में से आपने मुझे क्या बोल दिया कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी Sir, इंटरसेक्शन two बी, times of ये all. Minus are 2 times only. माइनस होंगे 2 टाइम्स। अब आप ये बोल रहे हो कि ऐसे कर दूं इसे, हाँ ऐसे कर दूं, हाँ? Yes, sir. पक्का? अब ठीक है, सोचो सोचो सोचो। इस तरह से करने से जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा, सोच के देखो। ये जो आप ले रहे हो बेटा, इसको एक बार चेक तो करो कि जो लाइक हमें शेडेड रीजन वाला निकालना है वो आ जाएगा। अच्छा सबसे पहले तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, इसने बोला है कि 3% टारगेट हिट करते हैं। पहले आप, इसमें ये बात बोली नहीं गई है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आप लेकिन सोच के बताओ। मैंने बताया था ना कि इंडिपेंडेंट इवेंट कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, लिखा होता है, गिवन होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, कई बार क्या होता है लिखा नहीं होता, आपको खुद समझना होता है। जैसे मैंने कहा था कि कॉइन टॉस करते हो आप 2 3 4, तो हर बार जो ट्रायल में आपकी इवेंट्स होंगी, प्रोबेबिलिटी जो होगी जिस चीज की, वो इंडिपेंडेंट होगी। डाई थ्रो करने में भी इंडिपेंडेंट होती है। पहले वाले डाई पर क्या आता है, सेकंड डाई से उसका कोई मतलब नहीं है। क्या सेकंड डाई पे क्या आ रहा है, फर्स्ट डाई से उसका कोई मतलब नहीं है कि क्या आ रहा था क्या नहीं, डिपेंडेंट नहीं है। जब आप बैग के अंदर रिप्लेस करके बॉल निकालते हो बार बार, मतलब आपने एक बॉल निकाली फिर रिप्लेस कर दिया, टोटल उतनी हो गई, फिर एक और बॉल निकाली सेकंड टर्म में, तो जो सेकंड टाइम आप बॉल निकालोगे फर्स्ट पर क्या आया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने रिप्लेस नहीं करी वो बॉल, तब फर्क पड़ेगा कि फर्स्ट पर कौन सी बॉल ली थी आपने। तो फर्स्ट अगर आपने बॉल रेड निकाली तो रेड कम हो गई, तो सेकंड टाइम में रेड की प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर पहली वाली बॉल रेड नहीं निकली, कोई और कलर की निकली, तो सेकंड टाइम में जो रेड की प्रोबेबिलिटी होगी वो लाइक ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पहले वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यानी कि इन जब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस होगा तो क्या होगी, डिपेंडेंट होते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखकर ही पता लग रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, वो बताएगा नहीं तुम्हें। तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि 3% हिट कर रहे हैं भाई, उसने बोला नहीं है इंडिपेंडेंटली, बट सोच के देखो ना, 3% अगर रेंडमली हिट कर रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। सेकंड मतलब बी की प्रोबेबिलिटी से ए की प्रोबेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, ए की प्रोबेबिलिटी से बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। और इंडिपेंडेंट इवेंट में मुझे पता है कि ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने इंडिपेंडेंट इवेंट के उसमें पढ़ा था कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं तो इंटरसेक्शन ऐसे निकालते हैं। अब उसने कहा है कि ओनली एग्जैक्टली ए की हिट करे, मतलब मुझे निकालना क्या है, तो मैं सोचूं तो मुझे ये नहीं निकालना कि ए ने हिट कर दिया लेकिन बी और सी दोनों हिट ना करें, यही निकालना है ना। या फिर ऐसा हो सकता था ए ने हिट नहीं करा, बी ने कर दिया, सी ने नहीं करा, या फिर ए ने नहीं किया, बी ने भी नहीं किया और सी ने कर दिया, ये निकालना है ना। इंटरसेक्शन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारी बातें सेटिस्फाई करानी है। बताओ ये ठीक है, बताओ अभी ये ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो कर दो। अब आपको पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं सारी की सारी, भाई सेंस लिखा नहीं है लेकिन समझ में आया ना कैसे इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये क्लियर है सभी को? बताओ भाई, सभी को क्लियर हो गया बेटा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्यों ले रहा हूं मैंने? यस सर। ठीक है, तो फिर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बस ऐसे करना है आपको, कुछ भी नहीं है तो इसमें ऐसे ही सबके हो जाएंगे, कर लोगे भाई?
क्योंकि इंडिविजुअली तो गिवन ही ना, 1/2 1/3 1/4 इंडिविजुअली तो गिवन ही थी। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो बस ऐसे ही सॉल्व कर लो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं इसमें। क्लियर है सभी को? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना कि ए और बी या सी 3 पर्सन है, कुछ टारगेट हिट कर रहे हैं, या मान लो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसी बात का आंसर दे रहे हैं, तो ये मान लेना इंडिपेंडेंट ही होंगे। मतलब अगर गिवन नहीं भी हो क्वेश्चन में, वैसे तो अगर कहीं कहीं पे एम्बिगस क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पर क्या करेगा, जब पेपर में आएगा ना तो पेपर में वो स्पेसिफाई कर देंगे जहां पर कंफ्यूजन का स्कोप होगा कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। लेकिन कुछ चीजें ऑब्वियस हैं, जैसे मैंने बताया था, डाई रोल करने पर, कॉइन टॉस करने पर, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है, उसमें वो बताएगा नहीं, तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए तुम्हें। ऐसे ही टारगेट हिट कर रहे हैं 2 या 3%, तो मान के चलना इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही होंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ध्यान से पढ़ना, फिर दोबारा बोल रहा हूं। इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसने बोल दिया इस बार, एंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अकर इज 1/8। उसने दे दिया कि अगर दोनों हो जाएं, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और प्रोबेबिलिटी दैट नीदर ऑफ 2 अकर इज, वो कह रहा है कि दोनों में से ही ना हो कोई भी, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर। मतलब हमें निकालना क्या है, पी ए निकालना है, बी से कोई मतलब नहीं है, बी हो रहा हो नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है, जब बोला ही नहीं उसने बी के बारे में, बस ये बोला कि प्रोबेबिलिटी दैट ए हो जाए, तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालने की हो जाए, और हमें 2 इवेंट जो है ए और बी वो इंडिपेंडेंट है, और ये गिवन है कि दोनों हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और दोनों ही ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8, और निकालना है ए की प्रोबेबिलिटी, ए की कितनी होगी होने की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अकर इज 1/8, इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिख दूं? पी ए इंटरसेक्शन बी। वेरी गुड, कि भाई दोनों हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। ठीक है, और इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, अब वो कह रहा है कि नीदर ऑफ 2 अकर, कोई भी ना हो दोनों में से, इस बात की प्रोबेबिलिटी को ऐसे कैसे लिखूंगा? पी ए अब डैश क्या लिखे? हाँ, ए नॉट बी नॉट, और बीच में क्या लगाऊं, यूनियन या इंटरसेक्शन? क्या लगा दें बीच में? इंटरसेक्शन। वेरी गुड, सभी को क्लियर है बेटा? किसी को नहीं आ रहा पूछते चलना बेटा। ठीक है, इंटरसेक्शन लगा दिया कि दोनों ही नहीं हो, 3/8, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि नॉट वाली प्रोबेबिलिटी भी इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, अब हमें दोनों ही नहीं पता, मतलब ना तो ए की वैल्यू पता है पी ए, ना ही पी बी। वैसे पूछा पी ए, लेकिन पी बी भी नहीं गिवन है, बस इतनी बात गिवन है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हमने लास्ट क्लास में भी आई थिंक क्वेश्चन ऐसा करा था कुछ, कि 2 वेरिएबल्स हो गए, मतलब पी ए, प्रोबेबिलिटी ए की भी नहीं पता, बी की भी नहीं पता, तो पी ए की प्रोबेबिलिटी को मान लो भाई ए मान लो, पी बी की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल बी मान लो, तो 2 इक्वेशन बन गई बेसिकली, 1/8 इक्वल टू ए बी, ये पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3/8 इक्वल्स टू 1 माइनस ए 1 माइनस बी। तो सॉल्व करके क्या आएगा, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। ए बी की तो वैल्यू मैं डाल देता हूँ, कितनी, ए बी की वैल्यू है 1/8, 1/8 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 2/8 विच इज 1/4 इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस ए माइनस बी। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। 2 इक्वेशन आ गई, ये वाली और ये वाली। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूं, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल देते हैं, क्या आएगी 1/8 ए आएगी, ये उठाकर यहाँ रख देते हैं, 1 माइनस ए की जगह बी की जगह कितना रखते हैं 1/8 ए। पूरी इक्वेशन को 8a से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8a से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे आएगा, ये 8a माइनस 8a स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया भाई 2a। तो सबको एक तरफ ले आओ, 8a स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस 6a और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 8a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 8a में से इसमें से 4 कॉमन लोगे, 2a माइनस 1 कॉमन लोगे 2a माइनस 1, तो भाई a की वैल्यू आ रही है 1/2 या फिर 1/4। तो और दोनों ही वैल्यूज क्या है, 1 से कम है और 0 से बड़ी और इक्वल हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशन थी कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 0 से कम, तो दोनों ही बातें मतलब पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है? यस।
ठीक है। अच्छा बी की वैल्यू भी निकालो एक बारी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ए की वैल्यू 1/2 लेने से हो सकता है बी की वैल्यू 1 से ज्यादा या नेगेटिव में जा रही हो, तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर वो भी पॉजिटिव आती है और 0 1 के बीच में आती है तो फिर यानी दोनों पॉसिबल है। तो 1/8 ए था ना, आ रही है सर। तो 1/8 और 1/2 करेंगे, ये भी ठीक आएगा और यहाँ से भी ठीक आएगा। तो यानी ऐसा हो रहा है तो फिर भाई दोनों ही पॉसिबिलिटी लेंगे। तो बी की वैल्यू 1/4 आ रही है और यहाँ पर बी की वैल्यू 1/2 आ रही है। अच्छा ये तो उल्टा ही हो गया, मतलब अगर ए की वैल्यू 1/2 है तो बी 1/4 होगा और ए 1/4 है तो बी 1/2 होगा। ठीक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी के लिए दो केसेस आ गए, मतलब 1/2 और 1/4 दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है? मतलब इसमें एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा, दोनों ही प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल है इसमें। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। द अनबायस्ड, अच्छा अनबायस्ड या फेयर कॉइन का मतलब क्या होता है कि भाई एक जगह से वो बायस्ड नहीं है। बायस्ड मतलब ऐसा नहीं है कि हेड आने के चांसेस ज्यादा है या टेल आने के चांसेस ज्यादा है। तो अनबायस्ड डाइज या अनबायस्ड या फेयर कॉइन का मतलब होता है हर चीज की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, हेड आने की भी टेल आने की भी। तो अनबायस्ड डाइज इज रूल्ड, उसको रूल किया until, कब तक? until a number greater than 4 appears। वो कह रहा है कि भाई 4, जब तक 4 से बड़ा नहीं आता तब तक रोल करते रहे। कब तक बताया नहीं, कब तक चलता ही रहेगा, मतलब इनफाइनाइट तक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑफ टॉसेस इज नीडेड। क्वेश्चन क्या है कि भाई अनबायस्ड डाई को एक बार रोल किया, रोल करने पर कब तक रोल किया? जब तक 4 से बड़ा नहीं आया, मतलब 5 या 6 आना चाहिए तब तक रोल किया। और प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि हमें जो टॉस करना होगा, मतलब रोल करना होगा, कितनी बार करना होगा? इवन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब या तो 2 बार टॉस करना होगा डाई को, तब जाकर मतलब सेकंड टाइम में आएगा, या फिर 4 बार करना होगा, 4th टाइम में आएगा, या फिर 6 बार करना होगा जब 6th बार आएगा, पहले 5 पे नहीं आएगा। तो ऐसे बताना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ये बात सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये दोबारा एक्सप्लेन करूं? बोलो भी, क्वेश्चन सभी को क्लियर है? मतलब हमने 2 बार टॉस करा, Yes, sir. 5 और 6 यहाँ पे आ गया। ऐसा भी हो सकता था 4th टाइम में आया 5 और 6, ऐसा भी हो सकता था 6 टाइम में आया 5 और 6, ऐसे चलता ही जा रहा है। तो मतलब ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट अच्छा इवेंट वगैरह यहाँ पर तो लाइक मेंशन मत करना, क्योंकि पेपर में जब कैलकुलेशन करोगे वहां तो आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। कुछ सिंबल वगैरह आपको लिखने समझने के लिए खुद के लिए लिख लो, बाकी मैं समझाने के लिए लिख रहा था वो सारे ए बी। तो बाकी आप अपने आप हिसाब से कुछ भी इवेंट का सिंबल कुछ भी मान सकते हो, ए मान लो, बी मान लो, अगर गिवन है तो फिर वही लोगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए और कितनी बार टॉस करने की जरूरत पड़े? इवन नंबर ऑफ टाइम, मतलब या तो सेकंड टाइम में, या तो 4th टाइम में, या फिर 6th टाइम में ऐसे, और उससे पहले वालों पे नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंटिल नंबर ग्रेटर देन 4 appears। तो जैसे ही 4 से बड़ा नंबर आता है रुक जाते हैं। तो अब केसेस बनेंगे इसमें, क्योंकि भाई सेकंड टाइम में भी आ सकता है, 4th में भी आ सकता है, 6th में भी, पता नहीं कहां तक चलेगा। तो इनफाइनाइटली सीरीज हो गई। अब ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट सीरीज चलेगी। तो एक फॉर्मूला होता था इनफाइनाइट जीपी का, इफ यू रिमेंबर, याद है सभी को? सम ऑफ इन्फिनिटी फॉर जीपी क्या होता था? फॉर्मूला था a/1 - r, जिसमें r आपका मॉड r क्या होता था? लेस देन 1 होता था, याद है? तो जब भी इनफाइनाइट सीरीज आ रही है और आपको सम करना है तो पक्का इनफाइनाइट जीपी ही बनेगी, पक्का गारंटी। या फिर कुछ कॉमन लेकर बन जाएगा या कुछ मैनिपुलेशन करके बनेगा, तो उसमें इनफाइनाइट जीपी वाला फॉर्मूला पक्का ही लगेगा। तो अब पहली बार में नहीं आए 5 और 6 से बड़ा, तो उसकी बात, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले तो ये ना कि 4 से बड़ा होना चाहिए, उसमें तो 5 और 6 है। 4 से अगर छोटा या इक्वल होगा तब क्या होगी प्रोबेबिलिटी? क्योंकि पहली बार में ऐसा होना चाहिए कि वो नहीं आए। तो मैं एक इवेंट मान लेता हूं, चलो ए मान लिया मैंने इवेंट, नंबर ग्रेटर देन 4। तो बताएगा पी ए क्या होगा फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी हैपनिंग? ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई? 1/3. 4 से 1/3। क्यों? क्योंकि 2 होते हैं, 5 और 6 और 6 में से, तो 1/3 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो यानी कि पहली बार में नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? पहली बार में टॉस में छोटा होना चाहिए, मतलब पहली बार में नहीं आया है ना। अच्छा फिर सेकंड टाइम में आ जाए, यही है ना मतलब, ये ठीक है।
अच्छा, मैंने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? आपको पता होगा कि मैंने बोला था डाई टॉस करना, कॉइन टॉस करना, जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हर बार की जो इवेंट होगी वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी, इसलिए मल्टीप्लाई चलेगा। प्लस खत्म कर दिया यहाँ पर, दूसरी बार में आ गया तो खत्म कर दिया गेम। फिर ऐसा भी तो हो सकता था, केस बना, पहली बार में नहीं आया, सेकंड टाइम में भी नहीं आया, थर्ड टाइम में भी नहीं आया, फोर्थ टाइम में आया, फिर ऐसे ही चलता ही रहेगा। कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो पहले वाली की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर आने की 1/3 है तो नहीं आने की कितनी है? 2/3। तो 2/3 इंटू 1/3, फिर क्या होगा? 2/3 कितनी बार चलेगा? 3 बार। क्यों? फिर 1/3, फिर कैसे चलेगा? 2/3 की और 5, क्योंकि पांचों बार नहीं आया, फिर 6 टाइम में आ गया, 4 से बड़ा। ऐसे चलता रहेगा कब तक? इन्फिनिटी तक। इसको देखकर सभी को आ रहा है बेटा समझ में? जीपी यही आपका ए है, और आर क्या होगा? कोई बताएगा? ए तो हमारा हो गया 2/3 का आर कितना? स्क्वायर। 2/3 का होल स्क्वायर यानी 4/9 होगा। बिल्कुल ठीक है, डिवाइड करके पता लगा लो जीपीए। तो इसका सम जो हमें पता है क्या होता था? ए अपॉन 1 माइनस आर। बस पुट कर दो वैल्यूज, 2/9 डिवाइड बाय 1 माइनस 4/9, तो कितना आएगा? 2/9, नीचे आ गया 5/9, 9 से 9 कट गया 2/5। ठीक है, तो ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/5। क्लियर है बेटा सभी को? Yes. ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट से बोला x speaks truth 60% एंड y जो सच बोलता है वो बोलता है इन 50% केसेस में। फिर क्वेश्चन पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सर ऊपर करना थोड़ी स्लाइड। दे, हाँ बेटा, नो सर थोड़ा नीचे नीचे, आखिरी आंसर। डन सर। पूछ लो बेटा अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो, क्या करा कैसे करा। क्लियर है सभी को? अच्छा, क्वेश्चन है x speaks truth 60% एंड y speaks truth in 50% केसेस। मतलब कुछ बात अगर पूछी जाए हमसे तो 60% x सच बोलता है, y के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 50%। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन या केस। ऑन पर्टिकुलर, they contradict each other on stating a particular case। कोई एक पर्टिकुलर केस उनसे बात करी गई, तो जो वो स्टेटमेंट देंगे वो सच या झूठ, उसमें वो कह रहा है कि वो बस एक दूसरे को ये नहीं कहा कि सच बोले या झूठ बोले, बस कॉन्ट्राडिक्ट करे। मतलब एक जना हाँ कर रहा है तो दूसरे जना ना कर दे। इस सिचुएशन की होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या निकालना क्या एक्चुअली। तो एक्स की प्रोबेबिलिटी थी 60% और y की थी सच बोलने की 50%। झूठ बोलने की माइनस करके निकाल लोगे 1 में से 40% और 50% ही आएगा। अब क्वेश्चन है कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो मुझे सिर्फ देखकर बता दो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। इसमें बोला नहीं है लेकिन आप मुझे बता दो है या नहीं, आराम से सोचकर, इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, बताओ भाई। क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है एक्स के सच बोलने की और वाई के सच बोलने की? यस सर। दो अलग अलग पर्सन है भाई। कुछ इनमें ऐसा नहीं बोला कि एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं फिर बात करते हैं फिर बताते हैं आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम मान के चलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट ही है। ओके, तो ये सर- वैसा ही हो गया जैसे टारगेट हिट करने का। हाँ बेटा बोलो। सर आंसर 1/2 है। हाँ निकाल लेते हैं, शायद 1/2 आ रहा है, देख लेते हैं, शायद यही आएगा। हाँ ये बात समझ में आ गई बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो क्वेश्चन निकालना क्या है, कोई बताएगा? निकालना क्या है हमें? वो कह रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब एक्स सच बोल रहा है तो वाई क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं ना, यही मतलब है ना। यस और सर। दोनों बातें, मतलब ये सच बोले और वो झूठ बोले, दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, इंटरसेक्शन आएगा। पर एक और केस भी बनेगा भाई, ये तो एक केस हुआ ना, ऐसा भी हो सकता है कि एक्स झूठ बोले वाई सच बोले, तो भी कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये बात क्लियर है? और इन दोनों के फॉर्मूले फिर बोला तो कि आप इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, मल्टीप्लाई कर दो बस, खत्म।
तो पी एक्स नॉट इंटू पी वाई, तो क्या आएगा भाई, कितना था 60/100 और ये हो जाएगा 50/100, ठीक है। और एक्स नॉट हो जाएगा 40/100 और ये हो जाएगा 50/100 ही आएगा। 2 0 तो उड़ा दो, 100 तो ये आ गया 30/100 और ये आ रहा है भाई 20/100। हाँ तो 50/100 हाफ ही आ रहा है, वेरी गुड। 50/100 हाफ, ठीक है बेटा, आया सभी को समझ में? बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. Okay, next है a bag contain सर क्वेश्चन n+1, ऊपर वाला क्वेश्चन था कि x सच बोलता है 60% केसेस में, y बोलता है सच 50% केसेस में, और क्वेश्चन पूछा था कि दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑन स्टेटिंग अ पर्टिकुलर केस। कोई एक बात के बारे में अगर उनसे पूछा जाए तो उस बात को फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट करें, मतलब x सच बोलेगा तो y झूठ बोलेगा, क्योंकि अगर एग्री करेंगे तो फिर दोनों या तो सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे, ठीक है। ओके Next, a bag contains n+1 coins, and it is known that only one of these coins is a two-headed coin। मतलब उन n+1 coins में से एक कॉइन ऐसा है जिसमें दोनों साइड पे हेड है, एंड रिमेनिंग आर फेयर कॉइन्स, जो बाकी हैं वो फेयर है, मतलब जिन पे हेड टेल दोनों हैं। फिर पूछा आपसे वन कॉइन इज सेलेक्टेड, ध्यान से पढ़ना, वन कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम मतलब रैंडमली निकाल लिया, बायस नहीं है, एंड टॉस, और फिर निकाल कर क्या करा, टॉस कर दिया। मतलब कॉइन निकाला उन n+1 में से, तो अब उन n+1 कॉइन्स में से कौन सा कॉइन आएगा ये बात, और फिर जो कॉइन आया उसको फिर क्या किया, टॉस किया। टॉस करने पे अब वो कह रहा है कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस्ड, और फिर आगे बोला इफ द प्रोबेबिलिटी दैट टॉस कॉइन नहीं, प्रोबेबिलिटी दैट टॉस रिजल्ट्स इन हेड, वो कह रहा है हेड आ गया, इज हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 7/12। जो कॉइन निकाला उस पर हेड आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी गिवन है 7/12। देन फाइंड करना है n की वैल्यू, कि n कितना था। तो पहले तो आपको थोड़ा सा लाइक समझना है कि हो क्या रहा है। n+1 कॉइन्स है, और जैसे मैंने कहा इतनी सारी बातें पढ़ी मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लिखना है क्या नहीं, तो मैंने कहा था लास्ट की 2 लाइन पढ़ लिया करो, जो निकालना है ये बात पढ़ लो एक बार बस। क्या गिवन है कि इफ द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन तो पढ़ लिया स्टार्टिंग से कि भाई सिचुएशन तो समझ ली, अब ये नहीं पता लग रहा कि किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया कि भाई n+1 कॉइन्स है बैग के अंदर, और उनमें n+1 कॉइन्स में से एक कॉइन ऐसा है जिस पर दो साइड पे हेड है। तो भाई 2-हेडेड जो कॉइन है, ऐसा कॉइन जिसमें दोनों साइड पे हेड है, वो सिर्फ एक है। तो जो फेयर वाले होंगे वो कितने होंगे भाई, n होंगे, राइट, क्योंकि n+1 कॉइन्स में से अगर एक कॉइन ऐसा है और n+1 टोटल कॉइन्स है, तो n कॉइन जो होंगे वो फेयर होंगे। ये बात समझ में आ गई। फिर वो कह रहा है कि उनमें से एक कॉइन को निकाला और उसको टॉस कर दिया, और टॉस आने पर वो कह रहा है हेड आया। अब हेड तो भाई मतलब टॉस्ड कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टॉस्ड कॉइन शोज हेड। मैं कह रहा हूं कि जो टॉस किया उस पे हेड आ गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी तो दो तरह से निकल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बायस्ड कॉइन है वो सेलेक्ट हुआ हो, उसके बाद इंटरसेक्शन उस पे हेड आ गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि फेयर कॉइन सेलेक्ट हुआ हो और उस पे हेड आ गया हो। ये बात समझ में आई? प्लस क्यों कर रहा हूं मैं भाई? आपने हो सकता है जो कॉइन सेलेक्ट करा वो बायस्ड वाला आ गया हो, जिस पर दोनों साइड पे क्या है, हेड है, और फिर हेड आया हो, क्योंकि पहले बायस्ड वाला कॉइन सेलेक्ट होगा उसके बाद ही तो हेड आएगा, क्योंकि उसने ये तो बताया नहीं कि कौन सा कॉइन सेलेक्ट हुआ है। तो उसने तो बस ये बोल दिया जो कॉइन सेलेक्ट हुआ, उसने नहीं बताया कि कौन सा है, उसने बस बोला है उस पर हेड पता है, हेड आया है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी, 7/12। तो जो कॉइन सेलेक्ट हुआ उस पर हेड आया है, पहले बताया नहीं कि कौन सा कॉइन है, तो दो सिचुएशन बनेगी। दो सिचुएशन क्या बनेगी
कि बायस्ड वाला कॉइन आया और उस पे हेड आ गया, इंटरसेक्शन इसलिए करा क्योंकि दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, और फेयर वाला कॉइन सेलेक्ट हुआ और उस पे हेड आया, तो ये दोनों केसेस को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहां तक बेटा किसी को प्रॉब्लम समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब लिखूं कैसे बताओ इसे, अब आगे क्या करूं? आपको पता है कि इसको क्या लिखूं मैं, बताओ कैसे लिखूं? मतलब वैसे तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख सकता हूं, पर अगर मतलब इस तरह से बताना है कि हम क्या लिखें सिंबल फॉर्म में, तो कैसे डिनोट करें? पी बी इंटरसेक्शन एच, बी क्या है, बी भी लिख देता हूं, चलो एच तो मैंने लिख दिया, एच मान लेता हूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या एच नहीं मानते, इसको कुछ और ही मान लेते हैं, ए मान लेते हैं कि टॉस कॉइन पर हेड आया इस बात की प्रोबेबिलिटी। बी मान लेता हूं बायस्ड कॉइन सेलेक्टेड, बायस्ड कॉइन सेलेक्ट हुआ है, और एफ के लिए मान लेता हूं फेयर कॉइन सेलेक्ट हुआ है, और एच मान लेता हूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड अकर। चलो बताओ, तो क्या लिखूं? पी बी इंटरसेक्शन एच को क्या लिखूं? पहले बायस्ड कौन सेलेक्ट होगा, बी लिख देते हैं, फिर इनटू में क्या लिखूं, पी एच लिखूं या कुछ और लिखूं? सिंबल क्या लिखना चाहिए? सिंबल हमें लिखना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो डिपेंडेंट है ना भाई। बायस्ड कॉइन सेलेक्ट होगा तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी अलग बात है, और अगर फेयर कॉइन है तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी अलग है, क्योंकि हेड की वैसे प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, पर जब बायस्ड सेलेक्ट होगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, और जो फेयर होगा तब अलग होगी। तो यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बी जो पहले वाली इवेंट है उस पर डिपेंडेंट है। तो मुझे लिखना कैसे चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, एच बाई बी, है ना, कि भाई जब बी हो गया तब एच की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर फेयर कॉइन सेलेक्ट हुआ और फिर हेड आया, ऐसे लिखना चाहिए ना, ये ठीक है? ये बात समझ में आई बेटा सभी को? यस सर। भाई पेपर में तो तुम इन बातों को, दोनों बातों को जो मैंने समझाई है, लिखी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको स्किप करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो अगर समझ में आ रहा है। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कर रहे हैं। तो बी, पी बी कितना है बताओ, बायस्ड कॉइन सेलेक्ट हो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 ये upon ऊपर n plus इन्फॉर्मेशन, 1। हाँ क्योंकि बायस्ड कॉइन भाई एक ही कॉइन था और टोटल कॉइन थे n+1, तो सेलेक्ट होने की चांसेस यही होंगे। इनटू में उस पर हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर बायस्ड कॉइन सेलेक्ट हुआ है और आपने टॉस किया तो हेड आएगा, उस पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बायस्ड कॉइन पर हेड की प्रोबेबिलिटी दी हुई है क्या? क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कितनी होगी? किसी को नहीं आ रहा समझ में? 1। हाँ भाई 1 होगी। ये तो वाला केस हो गया, वो फिल्म नहीं देखी थी तुमने, शोले देखी है किसने, है ना? हाँ तो वो भाई वो एक कॉइन ऐसा लेके चलता है जिस पर दोनों साइड पे सेम होता है, हेड या टेल वाला, तो वो जब भी उछालता है और अपना कह देता है कि जब ये आएगा तो मेरी साइड, मैं जो कहूंगा वैसा होगा, और टेल आया तो जो दूसरा वीरो है वो उस जो वो कहता है वो होगा। तो वो हमेशा ऐसा चूज कर लेता था जिसमें उसको पता है 100% उसी का प्रोबेबिलिटी लाइक सेटिस्फाई होगी, है ना? तो 1 होगी भाई, क्योंकि जब कॉइन टॉस करोगे तो हेड तो आएगा ही जब दोनों साइड पे हेड है तो। और फेयर कॉइन में क्या होगा, कॉइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी n/n+1 हो जाएगी, क्योंकि n कॉइन्स है फेयर और उसमें तो 1/2 ही होती है। और ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है क्वेश्चन में इस बार? दे दिया, पूछा नहीं, दे दिया 7/12, और नंबर पूछ लिया कि बताओ कितने कॉइन है। तो 7/12 इक्वल टू आ गया क्या, 1/n+1, n/n+1 इंटू 2, 2 से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स n+1, तो ये हो गया 2 + n, तो ये 2 से काट दो 12, 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7n+7 इक्वल टू 12 + 6n, इसको इधर ले आओ 1n और इसको उधर ले जाओ 5, तो भाई 5 आ गई वैल्यू किसकी, n की। हो सकता है वो n ना पूछ के कह देता बताओ टोटल कॉइन कितने, तो कई बार हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इस बात का ध्यान नहीं देते कि n+1 नहीं, उसने पूछा टोटल कॉइन कितने, हमने तो n देखा 5, ऑप्शन में 5 लिखा होता हमने टिक कर दिया, तो बहुत ध्यान से कि पूछा क्या है, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट लेट्स से क्वेश्चन दिया है, हाँ लेट्स से ऐसा दे दिया, अ लेटर is known to have come from either London और क्लिफ्टन। भाई दो जगह के दे दिए कि लंदन या तो सॉरी जो लेटर है वो लंदन से आया होगा या फिर क्लिफ्टन से आया होगा। अच्छा फिर बोला ऑन द एनवलप
on the envelope, just 2 consecutive letters on are visible. किसी ने देखा लेटर को, लेटर ढंग से नहीं देखा, और जब देखा तो 2 कंसेक्यूटिव लेटर दिखे, क्या दिख गए? ऑन दिख गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑन तो लंदन में भी दिख रहा है और क्लिफ्टन में भी दिख रहा है, तो बात क्लियर नहीं हुई बस, लेकिन ये सिचुएशन दे दिया कि ये हो चुका है। फिर पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर हैज कम फ्रॉम लंदन। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि भाई लंदन से आया लेटर। क्वेश्चन पढ़ो, समझो और करके बताओ बेटा। 2 मिनट दूंगा मैं। लेटर जो है वो पता है कि 2 जगह से आया, या तो लंदन से आया या क्लिफ्टन से आया, और जो एनवेलप है जब आया तो उसमें किसी ने देखा और उसको सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार मतलब या तो एलओ दिखा होगा वो इस तरह से लगातार, मतलब सी और एफ नहीं, सीएल दिखा होगा, एलआई, उसमें कह दिया कि 2 कंसेक्यूटिव लेटर जो देखे और ऑन विजिबल हो गया, ऑन दिख गया। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं कि लंदन से लेटर आया, लेकिन कब? जब ऑन दिख चुका है लेटर पर। तो पहली वाली जो प्रोबेबिलिटी है कि ऑन दिखा वो हो चुका है, और प्रोबेबिलिटी अब इस चीज की निकालनी है कि लंदन से आया वो लेटर। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी की तरह से हो गया ना, कि ऑन दिख चुका है और प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो लंदन से आया, ये निकालना है बेसिकली। ठीक है, बताओ भाई किसी का आंसर आया तो। बताओ भाई आंसर आया किसी को? ओके, एक बच्चे का आ गया, बाकी भी देखो मैंने लिख भी दिया कि निकालना क्या है भाई। कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी तो साफ समझ में आ रहा है कि ऑन दिख चुका है तो वो हो चुका है, और अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो लंदन वाले लेटर पे था ऑन जो दिखा। तो आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला लिखोगे वो क्या लिखोगे भाई? ऐसे लिखोगे ना कि एल इंटरसेक्शन ऑन। अभी जो मैं ऑन मान रहा हूँ एक इवेंट मान लिया कि ऑन दिखा लेटर पर, इस बात की इवेंट को मैंने मान लिया ऑन। तुम्हारा मन करे तुम ए बी मान लो, मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि जिससे कि मुझे पता ही लग जाए कि मैं किसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। तो सिंबल ऐसा लिख लिया, सिंबल में कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये ए लिखना है, बी लिखना है, E1 लिखना है, E2 लिखना है, वो तुम्हारा मन जो करे वैसे लिखो। ओके, इंटरसेक्शन लिख दिया और डिवाइड में क्या लिखते थे? ऑन, है ना, ऐसे ना, याद है नीचे वाली की प्रोबेबिलिटी। तो पी ए अपॉन बी की कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता था पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर लिख दिया, और नीचे डिवाइड में पी बी। अच्छा, अब ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाएगी? ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी होगा कि पहले लंदन से आएगा लेटर, उसके बाद ही तो ऑन दिखेगा। ऐसे लिखा जाएगा कि भाई लंदन से आया लेटर और फिर उस पर देखा और ऑन दिख गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी। डिवाइड में क्या होगा? लंदन से आया, ऑन दिखा, पर ऐसा भी तो हो सकता था ऑन तो दूसरी तरह से भी दिख सकता है। कैसे? ऑन जो है वो क्लिफ्टन वाले लेटर का भी तो दिख सकता है, सी मान लेते हैं। तो क्लिफ्टन से आया लेटर, इस बात की प्रोबेबिलिटी इनटू में मल्टीप्लाई में उस पर हमें क्या दिखा? ऑन दिख गया। ये क्लियर है सभी को? यही 2 केसेस बनेंगे। ये ठीक है बेटा, सभी को आया समझ में? यस सर। यस। अच्छा, अब मुझे बता दो लंदन पे लेटर, लंदन वाला जो लेटर हो, मतलब लेटर जो है वो लंदन से आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वेश्चन में गिवन है ये बात, पढ़ के बताओ।
a letter is known to have come from either London or Clifton, ऐसे गिवन है बस। इसी स्टेटमेंट में लंदन और क्लिफ्टन की प्रोबेबिलिटी जो छुपी हुई है कितनी है भाई बताओ, इसी बात में। सर क्या पूछा आपने, रिपीट करना। हाँ बेटा, मैंने कहा कि लेटर जो है हम अब ये लिख रहे हैं ना, ये बात समझ में, मैंने लिख क्या दिया है कि लंदन से आया ऑन दिखा, इसकी प्रोबेबिलिटी, लंदन से आया ऑन दिखा लंदन वाले लेटर पर, इसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस क्लिफ्टन से लेटर आया इस बात की प्रोबेबिलिटी, इनटू में ऑन दिखा उस पर क्लिफ्टन वाले लेटर पे। तो अब मैं पूछ रहा हूँ लंदन वाला लेटर हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो लेटर आया है वो लंदन वाला ही लेटर है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है इस क्वेश्चन में, वो कहाँ इंफॉर्मेशन 1/2। 1/2, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बोला है भाई 2 ही जगह से आया है और कहीं से आया ही नहीं है, तो 2 जगह से आया तो फिर लाइक हम मान के चल रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि लंदन के आने के चांसेस ज्यादा है और क्लिफ्टन वाले से कम है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हम मान एज्यूम करके चलते हैं फिर कि भाई दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। मतलब कई बार क्या होता है ना, जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कि लंदन से आया इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्लिफ्टन से कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो जब ऐसे गिवन नहीं तो मान के चलते हैं इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब होता है ऐसी इवेंट्स जिन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। मतलब अगर मान लो 3 जगह से आता तो 1/3 1/3 1/3, 4 से आता तो 1/4 1/4 1/4 1/4, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो मतलब दिया नहीं हुआ, तो लंदन से आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब उस पे ऑन दिखे इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सोच के बताओ, वो भी दिया नहीं है, समझ के हमें बताना है। लंदन वाला लेटर आया, ठीक है, अब उस पे ऑन दिख जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और 2 ही कंसेक्यूटिव लेटर देखे गए, तो 2 कंसेक्यूटिव लेटर आप कैसे कैसे देख सकते हो, सोचो। लंदन में ये आप देखोगे 2 लेटर तो कंसेक्यूटिव ऐसे देखोगे 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूं कोई 2 कंसेक्यूटिव लेटर आप देखते हो तो वो कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई, एलओ देख लो, एलओ दिख जाएगा, ऑन दिखेगा, एनडी दिखेगा, डीओ दिखेगा या ओएन। तो आपने देखा 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं ऑन दिखने के जब लंदन से आया लेटर, तो 5 नीचे आएगा और ऊपर कितना आएगा न्यूमरेटर में, फेवरेबल आउटकम्स कितने, 2 हैं, ऑन और ऑन 2 जगह पे दिख रहा है, ये रहा और ये रहा, क्लियर है, बोलो भाई सभी को क्लियर है बेटा। 2/5 क्यों लिख रहा हूँ मैं? यस सर। तो नीचे यही लिख दिया। अच्छा, प्लस क्लिफ्टन से भी 1/2 प्रोबेबिलिटी, और क्लिफ्टन पे ऑन दिखे इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, क्लिफ्टन 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम्स हैं, उसमें से ऑन सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। और एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। 10, अच्छा गड़बड़ हो गई, इसमें तो कटेगा नहीं, यहाँ तो 6 आ गया, फिर 1/6 तो कैसे इसको तो है? सॉल्व, हाँ 1/6 नहीं, हाँ 1/6 इस तरह से आया बेटा, क्लिफ्टन है ना, क्लिफ्टन में 2 कंसेक्यूटिव लेटर कैसे कैसे दिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ना, उनमें से फिर ऑन के दिखने के चांसेस कितने होंगे, एक ही बनेगा ना, समझ में, क्लियर है। यस सर, डन सर। तो 2/10 और यहाँ आ रहा है 2/10 प्लस 1/12, इसको सॉल्व कर लेना भाई, कितना आ रहा है आपका 12/17, 12/17 12/17 चेक कर लेते हैं, क्या करें, ये आ गया 1/5, ये आ गया 1/5, ये 1/12 ही रहेगा, 1/5 और एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 60, नीचे आएगा कितना 12 + 5 17, ठीक है 12/17 करेक्ट, ठीक है कौशिक बेटा, आपको क्लियर है सभी को, बोलो भाई आया सभी को समझ में, यस। यस सर। ठीक है। फिर क्वेश्चन दिया एक a test for detection of a particular disease is not full proof। भाई कोई एक टेस्ट करते हैं किसी डिजीज का, तो जो लाइक डायग्नोस्टिक लैब वगैरह होती है वहां पर क्या होता है, आपने कुछ टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट या कुछ, तो ऐसा नहीं होता कि वो फुल प्रूफ है कि पक्का ही बिल्कुल ठीक रिजल्ट आएगा। कई बार बॉडी जो होती है लाइक, या जो टेस्टिंग मैकेनिज्म होता है उनका, वहां पे कुछ एरर की वजह से फुल प्रूफ वो नहीं रहता। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको वो नहीं था बट शो कर दिया उसने रिपोर्ट में, तो एरर होगी, मतलब कम चांसेस होते हैं बट हो सकता है, तो उसने पहले ही बोल दिया ऐसा है। फिर बोला द टेस्ट विल करेक्टली डिटेक्ट द डिजीज
करेक्टली डिटेक्ट कर ले डिजीज, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है ऑफ द टाइम। 90% करेक्टली डिटेक्ट होता है तो 10% यानी कि करेक्टली डिटेक्ट नहीं होता, वो बताया नहीं खुद समझ के, ठीक है, क्योंकि दो ही बातें होंगी, तो करेक्टली डिटेक्ट करेगा या नहीं करेगा। बट विल इनकरेक्टली डिटेक्ट द डिजीज, क्वेश्चन में लिखा है बट इट विल इनकरेक्टली डिटेक्ट द डिजीज 1% ऑफ द टाइम। अब इस बात का मीनिंग आपको समझना है कि इनकरेक्टली वो डिटेक्ट कर लेता है, इस बात का मतलब है कि एक्चुअली में था नहीं पर दिखा दिया रिपोर्ट में, इस बात का मतलब जो 1% प्रोबेबिलिटी गिवन है, इस बात की गिवन है, ठीक है। फिर पूछा है कि फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच एन estimated 0.2% have the disease। हम कह रहे हैं भाई टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से एस्टिमेटेड 0.2% जो पॉपुलेशन है उसको डिजीज है। अब पर्सन, फिर बोला पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम गिवन द टेस्ट, उसका टेस्ट लिया हमने एंड टोल्ड दैट ही हैज डिजीज, उसको बता दिया कि रिपोर्ट में डिजीज है उसको। अब क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द चांसेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he actually has the disease, उसको एक्चुअली में डिजीज है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी क्वेश्चन में बहुत सारी बातें लिखी हूं, मैंने कहा था लास्ट की 2 लाइन पढ़ के ना जो निकालना है पहले वो लिख लो, नहीं तो घूम जाओगे कि क्या बोल रहा है। अब इसने इतनी सारी बातें बोल दी, मैं अगर पढ़ देता हूँ, अ टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज इज नॉट फुल प्रूफ। फिर बोला द टेस्ट विल करेक्टली डिटेक्ट द डिजीज, करेक्टली डिजीज डिटेक्ट कर ले इस बात की प्रोबेबिलिटी है 90%, और इनकरेक्टली डिटेक्ट कर ले डिजीज को इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1%। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 90% बोला है उसने करेक्टली डिटेक्ट कर ले, तो कुछ बच्चों को लगता है, अच्छा मैं ये बोल रहा था कि 10% होगा, बताने की जरूरत नहीं है, मैंने भी गड़बड़ कर दी। क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बोला कि 90% जो है वो लाइक नहीं है बंदों को, और 10% जो होगा उनको होगा, ये दो बातें तो है ना। तो देखो क्या बोला इसने, जैसे ये इस वाले क्वेश्चन को जो मैंने बोला 90% और 10% नहीं होगा, वो 1% गिवन है, वो इस बात को ऐसे समझो, पहले एक हमने क्वेश्चन करा था जब बेस फिल्म का क्वेश्चन करा था कि मान लो एक कार ड्राइवर है, एक ट्रक ड्राइवर है और एक स्कूटर ड्राइवर है या बाइक ड्राइवर है। तो मैंने कहा था एक्सीडेंट होते हैं, कार से होता है एक्सीडेंट, ये गिवन है 90%, ठीक है, और ट्रक से होता है इस बात की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, लेट से 90 की जगह लेट से इस बार गिवन है 5%। और मैं कहता हूं कि बाइक से भी हो एक्सीडेंट, इस बात की प्रोबेबिलिटी ऐसे थोड़ा निकालेंगे कि भाई 5% ही होगी, क्योंकि ये थोड़ा ना कि एक्सीडेंट पक्का ही होगा, ये बात तो गलत है ना। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेस्ट जो है वो करेक्टली डिटेक्ट कर लेता है डिजीज, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 90%, और इनकरेक्टली डिटेक्ट करता है, इसको मैं 10% नहीं ले सकता, क्योंकि मैं ये तो ना मान के चलूंगा कि पक्का डिटेक्ट हो गई, हो सकता है मना कर दे नहीं है डिजीज, है ना, ये वाला भी तो पॉसिबिलिटी आएगी इसमें। बात समझ रहे हो कि ये 90% और ये 1%, 100% क्यों नहीं है टोटल। भाई इसने कहा है कि 90% जो प्रोबेबिलिटी है वो इस बात की है, वो डिटेक्ट कर लेता है डिजीज, मतलब रिपोर्ट में दिखा देता है डिटेक्ट करके कि है आपको करेक्टली, और करेक्टली का मतलब होता है कि सही डिटेक्ट किया, और इनकरेक्टली डिटेक्ट करता है इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1%। इनकरेक्टली डिजीज डिटेक्ट करने का मतलब ये एक्चुअली पर्सन को था नहीं पर कह दिया है। तो इन दोनों में 100% क्यों नहीं आ रहा आंसर, 100% इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस बात की तो प्रोबेबिलिटी होगी कि करेक्टली डिटेक्ट, जैसे इसने दिया हुआ करेक्ट डिटेक्ट कर लिया और करेक्टली डिटेक्ट नहीं, इनकरेक्टली डिटेक्ट करा, पर ऐसा भी तो होगा। तो 90% का मतलब क्या है, 90% का मतलब क्या है, 90% का मतलब है पर्सन को डिजीज था और क्या दिखा दिया, पॉजिटिव दिखा दिया, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी गिवन है। अच्छा, फिर और क्या गिवन है, इनकरेक्टली दिखा दिया पॉजिटिव, मतलब था नहीं एक्चुअली में, डिजीज था नहीं और दिखा दिया, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/100 है। लेकिन इसमें वो वाला केस भी तो चला गया, क्या कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिपोर्ट दिखाई जब डिजीज था, है ना, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी तो होगी कि डिजीज था पर नेगेटिव रिपोर्ट दिखा दी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 10%। क्लियर है? यस सर। समझ में आया?
भाई जब आपका डिजीज है किसी को पर्सन को, तो वो रिपोर्ट में क्या दिखाएगा, या तो पॉजिटिव दिखाएगा या नेगेटिव दिखाएगा। इन दो बातों के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम होगा 100%। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 90% देखा और इस वाली की प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं 10% ही होगी, गलत हो जाएगा, सोच के देखो। क्लियर है बात? ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो जो गिवन है प्रोबेबिलिटी, वो ध्यान से, मैंने बोला था ना चैप्टर ऐसा है जिसमें तुम्हें समझना है कि वो गिवन क्या है। अब जैसे मैं ये नहीं बताऊं तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हैं कि 90% और ये जो 1/100 1% जो लिखा हुआ है, ये किस बात की प्रोबेबिलिटी है, उनको समझ ही नहीं आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आता है क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि टेस्ट जो है वो, अच्छा इस बात को मैंने कहा था चलो छोड़ दो। देखो तुम, कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी ना 3-4, तो समझ ही नहीं आ रहा है यार ये क्या बोल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, इतनी सारी बातें लाइक मिक्स हो रही है, करेक्टली डिटेक्ट होता है, इनकरेक्टली डिटेक्ट होता है, इस बात का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा था लास्ट की 2 लाइनें पढ़ के पहले लिख लिया करो फाइंड क्या करना है, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, हमने देखा, पढ़ के देखा कि लिखा क्या हुआ है। लिखा ये हुआ है कि लास्ट की 2 लाइनें पढ़ी मैंने, क्या है लास्ट की 2 लाइनें बोली हुई हैं, कहाँ गया, हाँ, for a large population of which 0.2% have estimated percent have the disease, a person is selected at random and given the test and told, उसको बोल दिया गया भाई डिजीज है। तो यानी कि मतलब जो चीज हो चुकी है वो कह दिया उसने, डिजीज तो है भाई, पॉजिटिव मतलब रिपोर्ट दिखा दी, डिजीज नहीं, पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा दी ना, पॉजिटिवली बोल दिया कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। यही मतलब है ना इस बात का, मतलब एक पर्सन का टेस्ट करा और उसको कह दिया, टोल्ड कि ही हैज डिजीज, मतलब बताया डिजीज है। अब वो हो या नहीं हो वो तो बात अलग है, उसको कह दिया कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, यही मतलब है ना इस बात का। इस बात का मीनिंग यही है बेटा कि अगर कोई आपको कह देता है कि डिजीज लाइक रिपोर्ट में कह रहा है, तो उसका मतलब यही है ना कि पॉजिटिव रिपोर्ट कह रहा है वो, है ना। ये बात समझ में आई? अच्छा, फिर आगे क्या बोला, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ही एक्चुअली हैज द डिजीज, मतलब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी कि एक्चुअली डिजीज था उस पर्सन को। ये समझ में आया? यस सर। बताओ अभी, ठीक है। तो ये बात समझनी, मैंने बोला था ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऐसा है और पॉपुलेशन कॉम्बिनेशन, तुम्हें उसमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बोल क्या रहा है, बस इतनी बात। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो पूछ क्या रहा है, तो ये दोनों चैप्टर बहुत ईजी है। कैलकुलेशन ज्यादा लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं चाहिए इन चैप्टर्स के लिए, प्रैक्टिकली आपको बस समझना पड़ता है कि बोल क्या रहा है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने प्रोबेबिलिटी के बताए हैं वो पता होने चाहिए क्या कर रहे हैं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट है, क्या कर रहे हैं। तो किसी पर्सन का टेस्ट करा और कह दिया भाई डिजीज है, ठीक है, तो मैंने पी लिख दिया, कोई आपको जो सिंबल समझ में आता है आप वो लिख लो कि पर्सन को कह दिया डिजीज है, तो डिजीज कह दिया मतलब बोल दिया, तो इस बात को मैंने लिख दिया कि भी पॉजिटिव बोल दिया उसको कि आपका है पॉजिटिव, टेस्ट आया, ठीक है। और ऊपर मैंने लिखा है डी, डी का मेरा मतलब है, मैं इवेंट यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि डी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, मैं समझा रहा हूँ। तो पी मैंने प्रोबेबिलिटी में भी लिखा हुआ है, पी मैंने नीचे भी लिख दिया, तो आपको पीटी लिख लो, चलो ऐसे बोल दो, या पीआर लिख दो, पॉजिटिव रिपोर्ट। मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव रिपोर्ट बता दी है आपकी, ये हो चुका है, और प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी कि डिजीज था उस पर्सन को, तो मैंने उसको डी मान लिया। तो अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, फॉर्मूला लिख दो, आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आप फॉर्मूला लिख लो बस, क्या होता है, आप लिखोगे डी इंटरसेक्शन पी आर, अच्छा नीचे क्या लिखोगे, पी आर, ये लिखोगे ना, ये ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब हमें फॉर्मूला, अब हमें पता है कैसे ओपन करेंगे इसे। तो पहले किसी पर्सन को डिजीज होगा, उसी के बाद तो मैं बोलूंगा कि उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है ना, ऐसे ही करेंगे ना, और डिवाइड बाय डी, ठीक है, फिर पी डी मल्टीप्लाइड बाय पी पी आर अपॉन डी, प्लस क्या होगा, एक और सिचुएशन हो सकती थी कि अगर किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, तो पॉजिटिव रिपोर्ट तो 2 तरह से आ सकती है, डिजीज था तो पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, जो ये देखो ये जो लिखे है नीचे, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं इसे, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि भाई पॉजिटिव रिपोर्ट आई। अब पॉजिटिव रिपोर्ट 2 तरह से हो सकती है, डिजीज था तब भी पॉजिटिव आ सकती है, और डिजीज नहीं था तब भी पॉजिटिव आ सकती है। जैसे ऊपर एक मैंने क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, और कहां गया, ये रहा भाई, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट 2 तरह से कर सकते थे, एक्स सच बोल रहा है और वाई झूठ बोल रहा है, और वाई झूठ बोल रहा है, एक्स झूठ बोल रहा है और वाई सच बोल रहा है। तो इन दोनों केसेस को ऐड कर दिया था। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं कि पॉजिटिव रिपोर्ट 2 तरह से आ सकती है भाई, डिजीज होकर भी आ सकती है और डिजीज नहीं है, मतलब किसी पर्सन को डिजीज नहीं है
उसके ऊपर बार लगा दिया मैंने, और डिजीज नहीं था लेकिन रिजल्ट क्या दिखा दिया, पॉजिटिव। तो ये दो बातें हो सकती है। अब ये जो मैंने लिखा है इनकी वैल्यूज में ऊपर से ढूंढ लेता हूँ। क्या क्या? सबसे पहले पीडी का मतलब है किसी पर्सन को हम सेलेक्ट करें तो उसको एक्चुअली डिजीज है, इस बात की प्रोबेबिलिटी देखो क्वेश्चन में दी हुई है, बताओ। इस बात की प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि अगर किसी पर्सन को सेलेक्ट करते हैं तो रैंडमली और उसको डिजीज निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है क्वेश्चन में, बताओ कितनी है अगर दी हुई है तो। कोई एक पर्सन सेलेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन में से, उसकी प्रोबेबिलिटी डिजीज होने की उसको प्रोबेबिलिटी दी हुई है। बेटा कहाँ दी हुई है, दिख रही है? यहाँ पे देखो, ये दिया होगा एस्टिमेटेड पॉपुलेशन में से एस्टिमेटेड की पर्सन को डिजीज निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2% है, दी हुई है ना, 0.2% ये दी हुई है। अच्छा 0.2 डिजीज होने की है, फिर उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, इस बात की प्रोबेबिलिटी, और डिजीज नहीं है इस बात की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी भाई, या तो होगा उस पर्सन को या नहीं होगा, दो ही बातें हैं। तो ये तो मैं 100 माइनस करके निकालूंगा क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो क्या लूंगा, 99.8 है ना, बट डिजीज नहीं निकला किसी पर्सन को, इस बात की एक्चुअली क्या है प्रोबेबिलिटी, 99.8%। अब आता है डिजीज अगर है तो फिर पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस बात की प्रोबेबिलिटी है जो ये लिखी हुई थी कि टेस्ट करने पर करेक्टली डिटेक्ट कर ले डिजीज। करेक्टली डिटेक्ट करने का मतलब यही है कि डिजीज था और फिर दिखा रहा है पॉजिटिव रिपोर्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी 90% है। तो ये 90% दिया हुआ है हमें, यहाँ भी 90% लिख दिया। अच्छा फिर यहाँ क्या लिखना है, यहाँ उसने बोला था बट इट विल इनकरेक्टली डिटेक्ट द डिजीज, मतलब डिटेक्ट करके कह तो दिया, रिपोर्ट में कह दिया पॉजिटिव है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1% है, जब डिजीज था नहीं, इनकरेक्टली मतलब था नहीं, तो यानी ये वाली सिचुएशन दी है। तो ये कितनी है, 1%। आया सभी को समझ में? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजिंग है कि करेक्टली डिटेक्ट कर लिया, तो इस बात को समझना है, करेक्टली डिटेक्ट करने का मतलब है डिजीज था और रिपोर्ट में कहा पॉजिटिव है, तो यानी सही डिटेक्ट किया। और इनकरेक्टली डिटेक्ट करने का मतलब है, ये मतलब है कि डिजीज था नहीं लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा दी। क्लियर है? क्योंकि जब हम नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो ये निकालना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव रिपोर्ट कब कब बोली, तो पॉजिटिव रिपोर्ट दो तरह से हो सकती थी, जब डिजीज था और जब डिजीज नहीं था तब भी। तो इसमें नेगेटिव रिपोर्ट वाला, नेगेटिव टेस्ट की नेगेटिव बोल दिया, नहीं है, इस बात का कोई है ही नहीं, यहाँ पे लेना ही नहीं, यूज ही नहीं है कि भाई आपकी नेगेटिव रिपोर्ट है, वो वाला फॉर्मूले में यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो पीआर मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट जब जब आ सकती है वो सिचुएशन लेनी है, डिजीज के साथ आ सकती है पॉजिटिव रिपोर्ट, और जब डिजीज नहीं था तब भी गलत बोल दिया कि है आपको। ठीक है भाई, क्लियर हो गया बेटा सभी को? Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन है ऐसे बोल दिया कि assume that chances of a patient, एक पेशेंट है having हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बोल दिया भाई पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है, और 40% कह दिया भाई, 40% चांस है हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है या ब्लॉकेज है, ओके, ये उसने मान लिया ऐसा। फिर क्या कहा, फिर उसको कहा कि भाई दो चीजें करो, अगर लाइक हार्ट अटैक से बचना है तो कुछ चांसेस रिड्यूस करने, तो खाना पीना तो करो ही सही, लेकिन दो बातें बोली उसने कि इफ मेडिटेशन, पता नहीं मेडिटेशन से होता ही नहीं होता, बट क्वेश्चन में गिवन है इफ मेडिटेशन एंड योगा इज डन देन chances of heart attack are reduced by 30% and prescribe और दूसरा तरीका ये है, एक तो मेडिटेशन योगा करके 30% कह रहा है वो कम हो जाएंगे हार्ट अटैक के चांसेस, दूसरी बात कह रहा है एंड प्रिस्क्राइब्ड ड्रग यूज रिड्यूसेस, कुछ दवाई भी दी उससे चांसेस कितने, एंड प्रिस्क्राइब ड्रग यूज रिड्यूसेस द चांसेस बाय लेट्स से 25%। दवाई लेने से 25% कम हो जाते हैं हार्ट अटैक के चांसेस, और अगर मेडिटेशन योगा करते हैं तो 30% कम हो जाते हैं। अब क्या कहा, इफ
और यही दोनों केसेस बोले हैं उसने, या तो वो मेडिटेशन योगा करके करता है या फिर ड्रग कोई दवाई लेकर करता है, मतलब कोई और तरीका उसने बोल दिया कि नहीं है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ इस बात को, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे पीछे था कि भाई पॉजिटिव रिपोर्ट आपकी या तो डिजीज होगा तब आएगी, या फिर डिजीज नहीं है और कोई सिचुएशन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई बच्चा सोच सकता है सर मेडिटेशन योगा कर लिया, चलो ठीक है, उससे कम हो गया हार्ट अटैक के चांसेस, फिर और ड्रग कोई दवाई ली तब भी चांसेस रिड्यूस हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर वो भागने भी जाता है या कुछ और भी करता है, तो मैं कह रहा हूँ वो वाले केसेस हम एज्यूम करके चल रहे हैं, वो पेशेंट जो वो दो ही चीजें करेगा। तो एज्यूमिंग दैट पेशेंट चूजेस ओनली वन ऑफ दीज ऑप्शन, ऐसा है। अब क्या बोला, इफ ऑन अ गिवन डे he has a heart attack, आ गया उसे, on a given day he has a heart attack, then find the probability, इस बात की probability निकालो that he followed meditation and yoga। मैं कह रहा हूं उसको हार्ट अटैक तो आ चुका है, ये बोल दिया उसने, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी कि उसने मेडिटेशन योगा करा था, मतलब हार्ट अटैक आ चुका है एच, और प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी कि मेडिटेशन योगा करा था उसने भी, तो ये निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि पहले क्या करोगे, my इंटरसेक्शन h डिवाइड बाय ph, है ना। नीचे वाली जो प्रोबेबिलिटी वो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हार्ट अटैक आया। अब हार्ट अटैक दो तरह से आ सकता था, मेडिटेशन योगा करके भी हार्ट अटैक आ सकता था, और उसने दवाई ली, ड्रग लिया, तब भी आ सकता था। स्टार्टिंग में जो चांसेस थे हार्ट अटैक के वो कितने थे, 40%। मेडिटेशन योगा करने से चांसेस रिड्यूस हो गए बाय 30%, और ड्रग यूज करने से 25% कम हो गए। तो मुझे बता दो स्टार्टिंग में मैं क्या लिखूंगा, पी एम वाई, मेडिटेशन योगा करा इस बात की प्रोबेबिलिटी, और हार्ट अटैक आया जब मेडिटेशन योगा करा। नीचे क्या आएगा, मेडिटेशन योगा करा मल्टीप्लाई में हार्ट अटैक आया जब मेडिटेशन योगा करा, प्लस क्या आएगा, एक और चांसेस है क्योंकि नीचे हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हार्ट अटैक आने की, तो हार्ट अटैक दो तरह से आ सकता है, मेडिटेशन योगा करने के बाद आ सकता है, या फिर उसने दवाई ली, ड्रग लिया और तब भी आ गया। और उसने बोला था इन दोनों के अलावा उसने कुछ करा ही नहीं है, तो इसलिए मैंने यही दोनों सिचुएशन बनाई है। कि अब कोई बच्चा बोलेगा सर पीएच की जगह स्टार्टिंग में गिवन था क्या 40%, तो सर 40% लिख दो, गलत हो जाएगा। क्यों 40% तो जब था जब उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब उसने कहा है कि मैंने बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन कि एज्यूम कर रहा हूं मैं इन दोनों में से उसने कोई एक चीज करी है, गिवन नहीं है कि कौन सा कितना, बस इन दोनों में से ही कुछ करा है। तो अगर इन दोनों ही चीजों में से उसने कुछ किया तो मुझे बता दो पहले मेडिटेशन योगा करने के चांसेस कितने होंगे, और ड्रग यूज के क्या चांसेस होंगे, कि पेशेंट ने मेडिटेशन योगा करा इस बात के चांसेस कितने हैं, कुछ में ये बात तो गिवन ही नहीं। तो जब उसने बोला कि इन दोनों में से कुछ करा है, हाँ क्योंकि जब मैंने बोला था जब ये गिवन नहीं होता कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है मेडिटेशन योगा करने की, कितनी प्रोबेबिलिटी है ड्रग यूज करने की, तो फिर अपने आप एज्यूम मान के चलो कि इक्वली लाइकली है। वैसे तो कई बार क्वेश्चन में बोल देते हैं बट कई बार नहीं बोलते, तो एज्यूम कर लेना ऐसे। तो 1/2 यहाँ बताओ क्या आएगा, 1/2 यहाँ बताओ क्या आएगा, 1/2 यहाँ बताओ क्या आएगा। तो भाई ड्रग यूज करने की भी 1/2 है, मेडिटेशन योगा करने की भी 1/2 है। आपको ये बताना है कि हार्ट अटैक आया अब जब आपने मेडिटेशन योगा करा ये कितना होगा, और जब ड्रग यूज किया तब हार्ट अटैक आया इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टार्टिंग में गिवन क्या था, स्टार्टिंग में गिवन है कि 40% चांसेस थे जब वो कुछ नहीं कर रहा था। अब मेडिटेशन योगा करके उसने अपने चांसेस 30% कम कर लिए, तो अब मेडिटेशन योगा करके जो हार्ट अटैक आएगा इस बात के चांसेस कितने होंगे, अगर पहले 40% थे और अब मेडिटेशन योगा करने से 30% कम हो गए चांसेस। तो मैं क्या लिखूं वहां पर, यहाँ पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10% कितना लिख दो, 10 ना, क्या लिख दो, क्या लिख दो, 10/100 10/100। कोई बच्चा बोल रहा है भाई क्या नाम है बेटा आपका, नाम भी बता दो। काव्य। ओके, काव्य कह रहा है भाई कि हार्ट अटैक आता है जब मेडिटेशन योगा कर रहे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी 10% होगी, क्योंकि उसने पहले बोला था हार्ट अटैक आने के चांसेस पहले कितने थे 40% जब कुछ नहीं करता था, और 30% रिड्यूस हो गए चांसेस, रिड्यूस बाय मेडिटेशन योगा करके।
तो सारे एग्री करते हैं भाई या कोई डिसएग्री करता है इस बात से? तो कुछ और बताओ क्या लिखूं? एक बच्चे ने बोला भाई काव्या ने कि 10% होंगे, कोई और बोलेगा या 10% ही है सबका आंसर? बोलो भाई। चलो एक गेम खेल लेते हैं, पोलिंग गेम, ठीक है? 4 ऑप्शन देता हूं मैं तुम्हें, कोई बता नहीं रहा है तो मैं ऑप्शन ही दे देता हूं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यही है, दूसरा ऑप्शन है 40% चांस थे 30% कम हो गए, अब ले लेता हूं 120/10,000। सी ऑप्शन है 70/100 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जल्दी से पोल कर दो सोच समझ के। जिस बच्चे की परसेंटेज वाला नॉलेज क्लियर है कि परसेंटेज लाइक पढ़ा हो अगर आपने छोटी क्लासेस में, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, प्रॉफिट लॉस, वो सब चीजें, तो परसेंटेज कंपेयरिंग क्वांटिटी करके कुछ एक चैप्टर होता था छोटी क्लासेस में, तो अगर ढंग से पढ़ा है तो बहुत इजी है ये समझना कि ये क्या कह रहा है। तो 40% चांस थे और आपने मेडिटेशन योगा करके अपने चांसेस 30% कम कर लिए, ये कह रहा है। तो अब मेडिटेशन योगा करके हार्ट अटैक आने के चांसेस क्या होंगे? 10% होंगे, 120/10,000 होंगे, 70% रह जाएंगे, या फिर नन ऑफ दिस। लास्ट फ्यू सेकेंड्स जल्दी से आंसर तो दो बेटा, सारे के सारे कम से कम। जो भी आपको समझ में आ रहा है, जितना आ रहा है आंसर दे दो। ओके, पोलिंग मैंने एंड कर दिया। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं भाई 70% रह जाएंगे। चेक कर लेते हैं इस बात को। अच्छा देखो, ये इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं पूछता, मैं ऐसे पूछता हूँ आप सारे आंसर सही दोगे। आप गए भाई एक शर्ट बाय करने और उस शर्ट का टैग प्राइस लिखा हुआ था 2000 MRP। तो ये हार्ट अटैक के जैसे चांसेस हो गए कि हार्ट अटैक आने के चांसेस पहले 40% थे, तो मतलब स्टार्टिंग में MRP लिखा हुआ था 2000, फिर वहां पर डिस्काउंट लगा हुआ था ऑफ करके। कितना परसेंट डिस्काउंट था? 30% डिस्काउंट था। मतलब 30% कम हो जाएगा प्राइस अब, है ना? तो अब कितना पे करना होगा? ऑब्वियस ही बात है 70% ही तो पे करना होगा, है ना? मतलब कितना पे करोगे? 70% ऑफ 2000 ये तो पे करोगे। तो यानी कि जिन्होंने 70% बोला है मेजोरिटी बच्चों ने, 4-5 बच्चों ने, 5 बच्चों ने आंसर दिया, 70% हो जाएंगे अब चांसेस। ये बात सही है? ये बात सही है? मुझे एक चीज बताओ, 30% डिस्काउंट लगा हुआ था, 30% क्या लगा हुआ था? डिस्काउंट। तो आपने 30% दिया क्या पैसा? मतलब 30/100 दिया या आपने 30% ऑफ 2000 दिया? ये बता दो मुझे। 30% ऑफ 30% कह रहा हूं, 70% ऑफ 2000 दिया ना। तो बेटा अगर पहले चांसेस थे 40%, अब ध्यान से देखना, पहले चांसेस थे 40% हार्ट अटैक आने के, मेडिटेशन योगा करके आपके चांसेस 30% कम हो जाते हैं। तो मतलब पहले चांसेस थे 40%, उसमें से 30% क्या करने हैं? किसके? 40% के कम करने हैं ना भाई। समझ में आई बात? तो जो आप दे रहे हो आंसर 70%, जो बच्चे बोल रहे हैं, यार एक बार लॉजिकली खुद सोच के देखो, पहले चांसेस थे हार्ट अटैक आने के 40%, मेडिटेशन योगा करा अब 70% हो गए चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी में 70% हो ना लिखूंगा, बस 70% किसका लिखूंगा? 30% का लिखूंगा। ये बात समझ में आई? हाँ भाई, क्लियर है? सर 28%। हाँ 28% होगा। क्लियर है? मतलब ये सोच के देखो ना, ये तो इलॉजिकल चीज है यार। मतलब क्या बोल रहे हो आप? कह रहे हो पहले 40% चांस थे हार्ट अटैक आने के, अब मेडिटेशन योगा करके वो कह रहे हैं 30% कम हो गया, और आप आंसर बोल रहे 70%। तो जो मेजोरिटी बच्चे जो बोल रहे हैं 70%, वो 70% इस सेंस में तो सही बोल रहे हैं कि अब जो चांसेस होंगे वो 70% होंगे, लेकिन किसके? 70% थोड़ी ना हो जाएंगे चांसेस, 70% और 40% होंगे जो पहले थे चांसेस उसके। जैसे आपका प्राइस पहले 2000 था, तो अब आपको जो पे करना है वो 70% किसका? 70% 2000 का पे करना है। तो वो निकाल के जब निकालोगे तो वो 2000 का 70% करके जो आंसर आएगा वो बोलोगे आप। तो पहले अगर 40% थे तो अब 70% 40% का लेना है।
या तो आप ऐसे ले लो, या फिर जैसे हम करते थे छोटी क्लासेस में कि 40% में से 30% माइनस कर लो, तब भी ये आंसर आएगा। देखो 40/100 माइनस 30/100, 40/100, तो क्या आएगा आंसर? इसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं सेम बनाने के लिए, तो एलसीएम आ गया हमारा, या काट ही लो ना, ये लो 2 0 उड़ा दो, तो 100 एलसीएम आ गया, तो 40 माइनस 12 कितना आ गया? 28। तो 28% हो गया चांसेस। तो जो चांसेस है हार्ट अटैक आने के मेडिटेशन योगा करके वो 28% है। क्लियर है सबको? इसी तरह से या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लेते 70% ऑफ 40%, तो भी वही बात है, देखो वही आएगा आंसर 28%। ठीक है, आया सभी को समझ में? Yes, sir. तो Yes, थोड़ा सा sir. मैंने बोला था इन चैप्टर्स में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत थोड़ी सी चाहिए। इन चैप्टर को अच्छी तरह से करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तो ये वाली चीज रिड्यूस हो रहा है। अच्छा एक होता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ना, लाइक अगर लाइक इंग्लिश लाइक आपको अच्छी तरह से लाइक आता हो कि भाई वो बोलता है कभी कभी रिड्यूस टू, एक होता है रिड्यूस बाय। जब बोलता है रिड्यूस बाय, वो कह रहा है 30% रिड्यूस हुए हैं, तो मैं ऐसे करूंगा। लेकिन अगर वो बोल दे कि इफ नाउ आफ्टर डूइंग मेडिटेशन इन योगा द हार्ट अटैक चांसेस आर रिड्यूस टू 30%, तो फिर यहाँ पर कि भाई मेडिटेशन योगा करने के बाद हार्ट अटैक आता है, डायरेक्टली कितना ले लोगे? 30% ही ले लोगे, फिर उसमें कुछ माइनस प्लस नहीं करना। अगर वो रिड्यूस टू लगा देता है, मतलब ये कहते हैं ना कि अब चांसेस रिड्यूस टू, तो ये वर्ड याद रखना, रिड्यूस टू रिड्यूस बाय। रिड्यूस बाय में आपको 30% 40% का कम करना पड़ेगा, तो 28% आया। लेकिन अगर रिड्यूस टू लगा देता है तो फिर आप 30% ही ले लोगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें बेटा याद रखो, रिड्यूस टू, रिड्यूस बाय। और जैसे आपने 70% दिया, तो कुछ थोड़ा सा लॉजिकल एक होता है ना क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जो मैं आंसर दे रहा हूँ उसको मैं थोड़ा अपने आप सोच भी तो लूँ मैं कर क्या रहा हूँ, कि भाई मैं कहता हूँ 2 × 2 100 होता है, तो ये लॉजिकली मतलब चाहे मेरे को 2 का टेबल नहीं आता हो, थोड़ा बहुत भी अगर मैथ्स आता है तो मैं कह दूंगा रॉन्ग है भाई। तो ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग, कि भाई ऐसे थोड़ी ना कि 40% पहले चांसेस थे और अब आप कह रहे हो 70%, ये तो आपने आधे से भी ज्यादा 50% से भी ज्यादा और बढ़ा दिए चांसेस, तो ये तो गड़बड़ चीज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, तो इनको एक बार देखना क्वेश्चंस को, लाइक नेक्स्ट क्लास में फिर बर्नौलिस ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 टॉपिक और रह गए, वो कंप्लीट करा के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं बेटा। ठीक है सर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर 14/29 है। आंसर बेटा मेरे को पता नहीं, अगर चेक कर लेना, आंसर मेरे को पता नहीं क्या आएगा इसका, सॉल्व करके चेक कर लेना। जब 25% रिड्यूस होंगे तो फिर कितने हो जाएंगे? 75% हो जाएंगे 40% के, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और 1/2 तो मैंने ले लिया मेडिटेशन योगा को, एलसीएम सेम आएगा 200, 2 × 100 2 × 100, एलसीएम काट देना, 200 सॉल्व कर देना। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? तो ये पूरा रिवाइज करना है जितना मैंने कराया, नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो प्रिपेयर होके आओ। ठीक है, चलो थैंक यू ऑल, गुड इवनिंग। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।